पढ़ ली थी, हमने बोहर की थ्योरी पढ़ ली, फिर हमने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए जिसको बोहर ने सॉल्व किया था कि यार स्टेबिलिटी ऑफ एटम किस तरह मेंटेन होती है, और लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो उसका डिफेक्ट था वो भी उसने सॉल्व करके दे दिया था। इसके अलावा रेडियस ने, जो बोहर थे, उसने बड़े बड़े 3 और काम किए हैं। उसने हमें रेडियस निकाल के दिया था, पूरी की पूरी डेरिवेशन निकाल के दी थी कि यार इलेक्ट्रॉन कितने रेडियस में रिवॉल्व करते हैं, कितने ऑर्बिट वाले रेडियस में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है उसमें, तीसरे ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, चौथे में कितनी होती है, पाँचवें में कितनी होती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके छोटे ऑर्बिट में आ जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है, नीचे से ऊपर चला जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ या अब्जॉर्ब होती है। ये तमाम के तमाम काम, या वेव नंबर कितना है, ये हमें बोहर ने निकाल के दिए थे। आज हमने ना स्पेसिफिकली रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में पढ़ना है कि यार उसने हमें रेडियस कैसे निकाल के दिया था। यानी मिसाल के तौर पे ये एक हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है हमारे पास, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे इर्द गिर्द, ये न्यूक्लियस के इर्द, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन, मैं कहूँगी ये मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था, एक उसके अंदर प्रोटॉन था, पॉजिटिव 1 चार्ज था, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि यार आप ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहीं पे क्यों रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इतने से ऑर्बिट में यहाँ पे क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा, या ये इलेक्ट्रॉन इतना दूर क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा, यहाँ पर ही क्यों रिवॉल्व कर रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो जितने रेडियस के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है, जरा उसका रेडियस कितना होगा। अगर रेडियस हमें पता लग जाता है उससे हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल सकते हैं, यार वो कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, वो हमें पता लग जाए तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि यार ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना दूर पड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ भी हमें पता लग सकती है फिर हम फोर्स निकाल सकते हैं कि यार इस इलेक्ट्रॉन पे हम कितनी फोर्स निकालेंगे कि ये बाहर निकल जाएगा। समझ आ रही है आपको कि कितनी ज़्यादा चीज़ें हम निकाल सकते हैं। एक अगर हमें रेडियस पता लग जाता है तो हम इससे इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना दूर है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसकी वजह से हम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं कि यार कितनी एनर्जी हम इसे देंगे ये बाहर निकल जाएगा, या कितने हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्या इस ऑर्बिट के अंदर हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल सकें। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर हमें रेडियस पता लग जाए। तो बोहर ने किस तरह रेडियस निकाला था हम आज उसकी डिटेल में जाने लगे हैं। पहले ना मैं आपको रेडियस निकालना सिखा दूंगा, उसकी पूरी डेरिवेशन सिखा दूंगा, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे कि यार अगर मैं, क्योंकि आपको मैं शुरू से एक्सप्लेनेशन बनाना सिखा दूंगा कि यार ये एक ऑर्बिट है, ये v स्पीड से जा रहा है, मैस m से जा रहा है, ये वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्पेसिफिकली हम सिंप्लिसिटी रखेंगे। सिंप्लिसिटी, आपने सिर्फ 2 फार्मूले याद रखने हैं, 2 फार्मूले। एक आपने सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला याद रखना है, एक सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला, सेंटीमीटर फोर्स का क्या फार्मूला होता है, mv² डिवाइडेड बाय r। ये तो फार्मूला हमें 9वीं में भी पता होता है, 10वीं में भी, हर जगह हमने पढ़ा है। एक सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला याद रखना है। एक आपने दूसरा फार्मूला याद रखना है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला कहते हैं, F इज इक्वल टू ZE का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ये फार्मूले याद रख लेने हैं। ये मैं आपको बताता हूँ ये आए कहाँ से है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, ZE का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ZE का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ZE का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। इसको रट लें आप। अगर ये वाला आपको फार्मूला रट गया ना तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे की लॉजिक ये है कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ये हमारे पास बाहर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। देखें जब भी कोई चीज़ किसी खास ऑर्बिट में घूम रही होती है ना तो उसमें हमेशा 2 फोर्सेज लगती हैं। एक फोर्स वो होती है जो इसको सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द खींच रही होती है ताकि यार ये कहीं बाहर ना निकल जाए यहाँ से, यूँ समझ आ रही है ना आपको। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स। हमें पता है एक फोर्स ऐसी है जो इसको सर्कल में घुमाएगी, पत्थर बांध और रस्सी के साथ। एक फोर्स ऐसी होती है जो उसको घुमा रही होती है, और एक फोर्स ऐसी होती है जो उसे बाहर निकाल रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक फोर्स ऐसी है जो इसको घुमा रही है जिसको हम सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं, और आपको मैंने उसका फार्मूला बता दिया mv²/r। समझ आ रही है आपको। और एक दूसरी फोर्स है जो इसको बाहर निकालेगी जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। चूंकि यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, हम उसमें ले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्स फोर्स, जिसका फार्मूला है ZE का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। समझ आ रही है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमना चाहता है तो वो तभी घूमेगा जब ये सेंटीमीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हो जाएगी। अगर सेंटीमीटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट से। तो इसीलिए अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर इसने अच्छे तरीके से इधर घूमना है
ऑर्बिट के अंदर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम इन्हीं दोनों को बराबर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी रूल। स्टेबिलिटी रूल हमें ये कहती है कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मैं यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ, यानी कूलम फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये दोनों फोर्सेज हमारे पास बराबर होनी चाहिए। समझ आ रही है आपको? तो इस फोर्स का मैंने आपको भी फार्मूला बताया, कूलम फोर्स का सेंट्रीपिटल फोर्स ZE का स्केयर है हमारे पास और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्केयर, और उसका फार्मूला है mv का स्केयर डिवाइडेड बाय r, mv का स्केयर डिवाइडेड बाय r। अब देखिए हमने निकालना क्या, रेडियस। अब एक रेडियस यहाँ पे आ गया, एक रेडियस यहाँ पे आ गया, हमें एक रेडियस तो कैंसिल करना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे। इस r को इस r से कैंसिल कर दें। जैसे हमने इस r को इस r से कैंसिल किया, अब एक r बच गया। समझ आ रही है? अब हमारे पास बच गया ZE का स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ पे बच गया mv का स्केयर। हमें जो चीज़ निकालनी है उसको उधर ले जाओ, बाकी चीज़ों को उधर ले आओ, ताकि हम क्या कर सके, इजीली सॉल्व कर सके। मैं ये r मेरे पास उधर चला जाएगा और ZE का स्केयर बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और mv का स्केयर हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? क्या काम किया, सिंपल r को उधर ले गया हूँ, बाकी चीज़ों को उधर ले आया हूँ। समझ आ रही है आपको? इस इक्वेशन का नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन का क्या नाम मैंने रख दिया, इक्वेशन 1। अभी तक मैंने क्या काम किया, अभी तक मैंने सिंपल दोनों फार्मूले लगाए। मैंने कहा कि स्टेबिलिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से घूमने के लिए ये दोनों फोर्सेज बराबर होना जरूरी है। दोनों फोर्सेज मैंने लिखे, r को r से काटा क्योंकि एक r चाहिए, यहाँ पे 2 r है। उसके बाद एक r बच गया, एक r को उधर भेजा, बाकी चीज़ को इधर ले आए क्योंकि हमें एक r निकालना था, रेडियस निकालना है हमें। अब देखें ये वाली इक्वेशन हमें ये भी बताती है कि हमारे पास जो ये r है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v के स्केयर के। ये क्या बताती है हमारे पास, ये जो r है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, v के स्केयर के। यानी अगर रेडियस छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से घूमेगा, यानी ये नज़दीक है तो नज़दीक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे हो, यानी रेडियस छोटा है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूर कहीं घूम रहा है तो यहाँ पे रेडियस इतना बड़ा हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्लो रिवॉल्व करेगा। तो ये हमारे पास इसके पीछे की लॉजिक है। मैं आपको ये दोबारा समझा देता हूँ ताकि हमारा फुल क्लियर हो जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। दोबारा समझिए, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स यानी F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास FQ के Z ये हमारे पास था mv का स्केयर डिवाइडेड बाय r। इसका फार्मूला आ गया ZE का स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्केयर। हमारे पास यहाँ पे जो r था, इस r से ये वाला r कैंसिल, अब हमें ये वाला r चाहिए, ये r उधर चला गया, बाकी सारी चीज़ें इधर आ गई। अब हमारे पास बच गया ZE का स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वो mv का स्केयर आ गया इधर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1। अब हमारे पास मसला ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम आंखों से नज़र तो नहीं आता ना इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है यानी Z एटॉमिक नंबर, हमें पता होता है कि R किसका ले रहे हैं, हाइड्रोजन का ले रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1, और लिथियम का ले रहे हैं एटॉमिक नंबर 3 होगा। Z हमें पता होता है। E यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो भी हमें उसने निकाल के दे दिया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग गया था कि यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो भी हमें पता है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होता है परमिएबिलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी हमें पता होती है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू भी होती है। सिर्फ हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है ये नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है ये नहीं होता। इसके लिए आप अगर बोर का चौथा पॉइंट रिवाइज करें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। यानी उसने हमें यह बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एक खास एंगुलर मोमेंटम होता है। यानी मोमेंटम किसको कहते हैं, अगर मेरे पास एक वेलोसिटी है और मेरे पास कोई मैस और मैं किसी वेलोसिटी से घूमने लग जाऊँ, मेरे पास मोमेंटम आ जाएगा। यानी मेरा कोई मैस है, मैं 50 किलो, मेरा मिसाल के तो मैं 50 किलो और मैं 2 की स्पीड से चलना लग जाऊँ, मेरे पास 100 मोमेंटम। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किसी वेलोसिटी से नहीं जा रहा, मेरा मोमेंटम 0 है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का भी कोई ना कोई मैस है और वो भी किसी ना किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है उसके पास भी मोमेंटम होता है। चूंकि वो रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होता है इसीलिए उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। नॉर्मली मोमेंटम का फार्मूला होता है mv। अब चूंकि ये रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होता है तो हम कह देते हैं mvr एंगुलर मोमेंटम होता है इसके पास। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये हमारे पास बराबर होना चाहिए nh/2 पाई। n हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी h/2 पाई के नॉर्मली बराबर होना चाहिए। h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। यानी एक इलेक्ट्रॉन तभी किसी ऑर्बिट में घूम सकता है जब उसके पास ये वाली एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं घूम सकता, अगर यहाँ पे घूमेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। यानी एक खास किस्म की दूरी होनी चाहिए, एक खास किस्म की दूरी होनी चाहिए। अगर वो दूरी नहीं होती है तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, ये या तो ये बाहर निकल जाएगा या तो हमारे पास ये अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ।
तो हमें बोहर ने यह भी बता दिया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन तब घूम सकता है जब तक उसकी MVR इज इक्वल टू NH/2 की वैल्यू अचीव ना हो जाए। MVR इज इक्वल टू NH/2 की वैल्यू अचीव ना हो जाए। तो यहाँ पे जो V है, यानी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ V नहीं था, हमने यहाँ पे V निकालना है और V की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी है, हमारे पास रेडियस निकालना है बस। ZE का स्केयर है, 4πε0 है, M है, सिर्फ V का स्केयर नहीं है, कहीं से हमने V की वैल्यू की लानी और यहाँ पे पुट कर देनी है, हमारे पास रेडियस निकालना है। अब हमारे पास फार्मूला है MVR इज इक्वल टू NH/2, यहाँ पर हमें V नजर आ रहा है, हम क्या करेंगे, इस V को सेपरेट कर देंगे, M और R इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, V सेपरेट हो गया, N उसी तरह, H उसी तरह, 2π उसी तरह, ये जो M था और R था वो नीचे आ गया। अब चूंकि हमें V का स्केयर चाहिए तो इसीलिए हम यहाँ पर भी स्केयर कर देंगे, इसको स्केयर किया तो मजबूरन हमें इन सबको भी स्केयर करना पड़ेगा। ये N का स्केयर हो गया, H का स्केयर हो गया, ये हमारे पास 2 का स्केयर 4 हो गया, ये पाई का स्केयर हो गया, ये M का स्केयर हो गया, ये R का स्केयर हो गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब मैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये हमारे पास R उसी तरह, ZE का स्केयर उसी तरह, 4π उसी तरह, ε0 उसी तरह, M उसी तरह, V के स्केयर की वैल्यू पुट कर दो। V के स्केयर की वैल्यू क्या है, N का स्केयर H का स्केयर। अगर मैं इसे उल्टा दूंगा ना, यानी ये डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास 4π का स्केयर ऊपर चला गया, M का स्केयर इधर आ गया, R का स्केयर इधर आ गया, और ये N का स्केयर और H का स्केयर इधर आ गया हमारे पास। सिंपल ये हो गया। अब जो कटिंग होती है उस कटिंग को करें। कटिंग हो रही है, कहाँ पे कटिंग हो रही है, 4 काट रहा है, पाई काट रहा है, 4 काट रहा है, पाई के स्केयर से काट रहा है, और एक M से कट गया। बाकी मेरे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं, बाकी मेरे पास बच गया यहाँ पे R इज इक्वल टू ZE का स्केयर, ऊपर पाई बच गया, M बच गया, R का स्केयर बच गया, और नीचे मेरे पास बच गया ε0 N का स्केयर और H का स्केयर। अब देखिए मेरे पास दोबारा 2 R आ गए, एक R ये है, एक R ये है, जबकि मुझे रेडियस निकालना है, उसमें एक R होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस R को उठा के नीचे भेज दूंगा, डिवाइड हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई R का स्केयर हो जाएगा। बाकी मेरे पास बच गया ZE का स्केयर, पाई M, और नीचे बच गया ε0 N का स्केयर और H का स्केयर। ये वाला R इससे काट गया, 1/R बच गया, कितना बच गया, 1/R। यहाँ पे बच गया ZE का स्केयर, पाई बाई M, और ε0 N का स्केयर और H का स्केयर। R को ऊपर भेजो, क्योंकि हमें 1/R की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें रेडियस निकालना है, तो मजबूरन हमें इसको भी ऊपर करना पड़ेगा। ε0 N का स्केयर और H का स्केयर हो जाएगा, और ZE का स्केयर पाई बाई M हो जाएगा। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास जो रेडियस होता है वो N के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट कर देंगे और हम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे N के स्केयर के। हम क्या कर देंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के स्केयर। बाकी जो चीज़ें बची है ना, मिसाल के तौर पे ε0 बच गया है, H का स्केयर बच गया है, और ZE का स्केयर बच गया, पाई बाई M बच गया। हम कहेंगे ये हमारे पास बराबर है ε0 के, और इसकी वैल्यू हमें पता होती है, हमें इसकी वैल्यू पता होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें वैल्यू पता होती है। अब हमें जो भी रेडियस निकालना है, मिसाल के तौर पे हमें R1 का रेडियस निकालना है कि यार पहले रेडियस के अंदर कितनी एनर्जी होती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल A0 हमारे पास जो बना है, यानी हमारे पास इसका, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं A0 और N का स्केयर। बाकी सारों को हमने क्या कह दिया है, A0। हम A0 N का स्केयर लगा देंगे। A0 की वैल्यू हमारे पास 0.521 होती है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे A0 की वैल्यू 0.521, और 1 की निकालनी है तो 1 का स्केयर पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू आ जाएगी 0.521 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह अगर हमें R2 की निकालनी है तो 0.529 कर देंगे, सिर्फ N की जगह 2 का स्केयर यानी 4 कर देंगे, और वैल्यूज़ निकालते रहेंगे। ये हमारे पास पूरी की पूरी रेडियस की एनर्जी की लॉजिक थी कि यार रेडियस निकलता कैसे है। अब मैं आपको बता दूं वो हमारे पास ZE का स्केयर 4πε0 R के स्केयर वाला फार्मूला आया कैसे था। जो कूलम्स लॉ का फार्मूला था ना, कूलम्स लॉ का फार्मूला असल में आया कैसे था, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला हमारे पास था ZE का स्केयर 4πε0 R का स्केयर। ये आया कहाँ से, देखो कूलम्स लॉ में क्या कहता था, कूलम्स लॉ में ये कहता है कि यार देखो अगर एक किसी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है या किसी जगह पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1/Q2 के, यानी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम ये खत्म करते थे यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है Q1/Q2 और R का स्केयर है। अब हम यही वाली चीज़ अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, यानी मिसाल के तौर पे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ पे क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब जब न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ई रिवॉल्व कर रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है जाहिर सी बात है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पड़ा हुआ है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं इसको कह देता हूँ कि इसके ऊपर ई पॉजिटिव चार्ज है।
अब ये किसका प्रोटॉन है, हमारे पास हाइड्रोजन का है, लिथियम का है, सोडियम का, पोटेशियम का, हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए मैं यहाँ पे Z भी लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? Z। यानी मैं कहूंगा कि न्यूक्लियस के पास है Ze पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है? Ze पॉजिटिव चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? E नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको रिवॉल्व के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। यानी सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है हमारे पास? सेंटीपिटल फोर्स होती है mv का स्क्वायर बाय r। तो हमारे पास ये किसी कोई ना कोई इसका मैस भी है, कोई ना कोई वेलोसिटी भी है, कोई ना कोई रेडियस भी है। हम कहेंगे यार इसका मैस m है। कितना है? मैस m है। और ये किसी खास वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है। और किस में रिवॉल्व कर रहा है? एक खास रेडियस r के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है। ये खास रेडियस r के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या होगा? अब हमारे पास हमें पता है कि यार ये पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो वो जो अट्रैक्ट करेंगे, अब वो वाली अट्रैक्शन की फोर्स हम लगाते हैं इस कूलम्स के लॉ के ऊपर। कूलम्स का लॉ हमें क्या कहता है? हमारे पास ये F उसी तरह आ गया, K की वैल्यू उसी तरह आ गया, Q1 यानी चार्ज एक के ऊपर कितना है? एक के ऊपर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास Ze पॉजिटिव चार्ज है, अगले के ऊपर मेरे पास E नेगेटिव चार्ज है। समझ आ रही है ना? एक के ऊपर कितना चार्ज है? Ze पॉजिटिव, और अगले के ऊपर E नेगेटिव है, और R का स्क्वायर हमारे पास उसी तरह आ गया। अब ये वाले चार्ज जो है ना, E पॉजिटिव E नेगेटिव, ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते। ये हमने सिर्फ इनके साइन की प्रिडिक्शन करने के लिए किया यार, कि ये हमारे पास प्रोटॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ताकि हम कैंसिल ना करिए ना, ये कैंसिल कर दिया जाए। अब हमारे पास जो K होता है ना, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास K की कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हम वो K की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर Z मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z E का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R का स्क्वायर आ गया। अगर ये मैं खत्म कर दूं 1, तो मेरे पास उसी तरह फोर्स की वैल्यू आ गई है Z E का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कूलम्स लॉ की यहाँ से आई थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह।